हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम की कर रहे हैं हम तैयारी, और मैंने आपको कहा था कि किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हो तो सबसे जरूरी होता है उस एग्जाम में क्या सिलेबस है उसको जानना, और दूसरा महत्वपूर्ण चरण होता है हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें किस तरीके का पेपर पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझना। यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी प्रिपरेशन का, ताकि हम समझ पाए उस एग्जाम की प्रकृति को। और मेरे प्यारे बच्चे, बीपीएससी में अगर आप देखो तो 68वीं बीपीएससी तक लगातार एक पैटर्न चलते आया, 62वीं से लेके 68वीं तक लगातार एक तरीके के क्वेश्चन पूछे। लेकिन 69th बीपीएससी का जब प्री हुआ तो ड्रास्टिक चेंज आया सिलेबस में और पेपर की प्रकृति में, और एक पैटर्न चेंज हुआ। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि सिलेबस कर चुके हैं, स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से बीपीएससी को हम टारगेट करेंगे। क्रैकनाउ एकमात्र डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो बीपीएससी को सिर्फ पढ़ाता है, बीपीएससी की टेस्ट सीरीज चलाता है, बीपीएससी के बच्चों को ही फोकस करता है। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो यूपी भी कराएंगे, बिहार भी कराएंगे, झारखंड भी कराएंगे, यूपीएससी भी कराएंगे। तो इसका मतलब है उनका ध्यान किसी पे भी नहीं होता, बस पैसा कमाओ व्यवस्था चल रही है प्यारे बच्चे। लेकिन हम पिछले 4-5 साल से लगातार बीपीएससी को डेडिकेट कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि हम पूरी तरीके से इस एग्जाम को फोकस करेंगे, और आज मैं लेके आया हूं हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू के फॉर्म में होंगे। पहले हम इनको करेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी आपको हम लेके आएंगे अलग अलग समय पे। मेरे प्यारे बच्चे, हम इस जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें 68वीं बीपीएससी से उल्टा चलते हुए क्रम में करेंगे, यानी 68वीं, 67वीं, 66वीं। और इसकी वजह यह है कि 69वीं जो बीपीएससी है उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है पेपर पैटर्न में, तो उसको हम एक साथ डिस्कस करेंगे पूरे पेपर को, ताकि समझ पाओ आप अप्रोच को कि पहले किस तरीके के क्वेश्चन आते थे और अब किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत ही गहन अध्ययन के साथ, बहुत ही विश्लेषण के बाद हम ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। जिस लोगों को एक्सप्लेनेशन पता है वो लोग सिर्फ आंसर करके अपना जो है काम चला सकते हैं। जो लोग प्रिपरेशन में नए हैं या जिनको लगता है कि अब ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो वो वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। 10 ईयर इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, और इसमें यह भी जानेंगे कि किस तरीके से जो है बीपीएससी में क्वेश्चंस जो है रिपीट होने का ट्रेंड रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। बीपीएससी 68वीं में पूछे गए प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं और 67वीं की तरफ हम बढ़ेंगे। 69वीं हमने अलग तरीके से आपके साथ डिस्कस किया है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? When did the use of iron start in the Indian subcontinent? प्राय 12,000 वर्ष पूर्व, 6,000 वर्ष पूर्व, 9,000 वर्ष पूर्व। और डी और ई है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। पहले ये आया करता था ऑप्शन, अब ये नहीं आएगा, आपको 70th में भी नहीं मिलेगा, 69 से ही ये बंद हो चुका है। यानी अब 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में आपको ए, बी, सी और डी होता है। आपको इन्हीं में से बताना पड़ता है, और निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो ऑप्शन जो है 5 होते थे, अब निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना होगा कि बदले हुए पैटर्न के साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने था कि व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन स्टार्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 12,000, 6,000 और 9,000, जबकि आप देखोगे भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग है संभवतः माना जाता है कि वो 1,000 ईसा पूर्व से मेरे प्यारे बच्चे जो है प्रयोग में आया, 1,000 ईसा पूर्व। और 1,000 ईसा पूर्व यहाँ कहीं भी दिया नहीं गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 1,000 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर यूपी में है, मथुरा है ना, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों के उत्खननों से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। कहां से मिलते हैं ये ध्यान रखेंगे, लोह युगीन संस्कृति के अवशेष अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़ और श्रावस्ती से।
मानव एक विशेष प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग करता था। पॉटरी की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। इन स्थानों से लोहे के औजार तथा उपकरण जैसे तीर, भाला, खुरपी, चाकू, कटार आदि मिले हैं। अतरंजी खेड़ा की खुदाई से धातु शोधन करने वाली मिट्टियों के अवशेष मिले हैं और इस संस्कृति का काल है 1000 ईसा पूर्व। तो अब आप समझ पा रहे हो 1000 ईसा पूर्व जो है सही समय संभवतः हम मान सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ई होगा। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मान लीजिए ये है गंगा और ये है उत्तर का क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे, और ये है दक्षिण का क्षेत्र। तो गंगा बिहार से भी बहती है और उत्तर प्रदेश से भी बहती है। तो यहां पूछ रहा है कि गंगा के दक्षिण के जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? तक्षशिला, चोल, अनर्त, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन एंशियंट टाइम्स व्हाट वाज द एरिया साउथ ऑफ गंगा कॉल्ड? मेरे प्यारे बच्चे बहुत रिपीट क्वेश्चन है, बिहार में पूछा जाता है, क्योंकि गंगा के दक्षिण वाले क्षेत्र को प्राचीन काल में मेरे प्यारे बच्चे मगध नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मगध के नाम से जाना जाता था। और यहां पर ऑप्शन में तो मगध है ही नहीं, तो जहां ऑप्शन में मगध नहीं है तो क्या हो जाएगा आंसर? ई हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा ऑप्शन तो नहीं मिलेगा क्योंकि ई अब हटा दिया गया है। तो मगध यहाँ पे होना चाहिए था। मगध के बारे में दो चार चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ई हो जाएगा आंसर। मेरे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन बिहार में बनता है कि जो मगध है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है मगध का। महाजनपद की सीमा, क्योंकि मगध एक महाजनपद था, तो मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं ये गंगा है और मगध कहाँ है? इसके दक्षिण में मगध है। तो मगध की जो मेरे प्यारे बच्चे उत्तरी सीमा है ये किससे लगेगी? गंगा से लगेगी। दक्षिण में विंध्य पर्वत से लगती थी मेरे प्यारे बच्चे, ये सब याद रखेंगे और इसीलिए पीवाईक्यू करना इजी जो है जरूरी होता है। तो दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूरब में चंपा, ध्यान रखेंगे, पूरब में आपका, ईस्ट में आपका चंपा हो गया और पश्चिम में सोन नदी हो गया। ठीक है, तो उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पूरब में चंपा नदी और दक्षिण में सोन नदी। इस तरीके से ये जो चार चीजें हैं ये बनाती थी मेरे प्यारे बच्चे मगध की सीमा। और सब एक और क्वेश्चन आपसे आता है, मगध का संस्थापक मेरे प्यारे बच्चे तो बृहद्रथ था। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है बिहार में पूछा जाता है, मगध का संस्थापक बृहद्रथ। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, बृहद्रथ जो है वो मगध का संस्थापक था। तो अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है ये साम्राज्य रहा। राजधानी इसकी पूछ ले तो बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, राजगृह। क्या थी इसकी? राजगृह जो है इसकी राजधानी थी, जिसको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार में राजगृह और राजगीर दोनों आता है, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखेंगे, राजगृह और राजगीर। ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण गिरिब्रज के नाम से भी जानी जाती थी। तो राजगृह, गिरिब्रज या राजगीर, तीनों ही बातें एक है, ध्यान रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका आंसर ई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मरम्मत किसने की, है ना, सुदर्शन झील की। मेरे प्यारे बच्चे हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो आपको लग रहा है कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज है उस इंपॉर्टेंट चीज को हमेशा गोला कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, ताकि जीवन आसान रहे कि क्या पूछ रहा है वही बताएं। तो मरम्मत पूछ रहा है सुदर्शन झील की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सुदर्शन झील की मरम्मत पूछ रहा है, कनिष्क, रुद्रदमन या हर्ष? मेरे प्यारे बच्चे क्या पूछ रहा है? एक कृत्रिम जलाशय था, इसकी मरम्मत किसने की? क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चे, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रुद्रदामन के समय पे जो है इसकी जो है मरम्मत हुई है। रुद्रदामन दूसरी शताब्दी के आसपास रचित जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख ने सख शासक रुद्रदामन के आदेश पर सुदर्शन झील की मरम्मत की थी। आप इसके बारे में 2-3 नाम हैं जिनको आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, है ना। किसके बारे में? आप सुदर्शन झील के बारे में मैं नोट कर देता हूं, जहां से यहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं। सुदर्शन झील या सुदर्शन लेक की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आपको क्वेश्चन बनेगा कि
इसका निर्माण किसने करवाया? तो सुदर्शन झील का निर्माण मेरे प्यारे बच्चे पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त। अब पुष्यगुप्त किस राजवंश से संबंधित थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पुष्यगुप्त ने करवाया निर्माण ये, लेकिन कौन थे? तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे पुष्यगुप्त, ध्यान रखेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक थे ये, तो उनसे संबंधित है। यानी चंद्रगुप्त के समय जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक, तो इनके समय, चंद्रगुप्त के समय ये बनी है सुदर्शन लेक। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। निर्माण किसने करवाया है? पुष्यगुप्त ने करवाया है मेरे प्यारे बच्चे। इसको मैं फिर से ढंग से लिख देता हूं ताकि जीवन मेरे लाल लालियों का आसान हो जाए। पुष्यगुप्त मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा पुष्यगुप्त। ठीक है, पहली चीज सुदर्शन झील का निर्माण हो गया पुष्यगुप्त का। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे इसमें से एक बांध निकाला गया था। ठीक है, बांध, सुदर्शन झील में से एक बांध निकाला गया, ये भी आप याद रखेंगे। और बांध किसने निकाला मेरे प्यारे बच्चे? अशोक का राज्यपाल था तुषाप। क्या नाम था? तुषाप, है ना, तुषाप। ये किसका था? अशोक का राज्यपाल था, है ना। दो बातें हो गई, झील बनी सुदर्शन झील लेक में से, एक जो है बांध तो शास्त्र ने बनवाया जो अशोक के समय हुआ। और इससे मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जैसे यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि इसकी मरम्मत किस किसने करवाई? तो रुद्रदामन के आदेश पर आप देख रहे हो सुविशाख ने इसकी मरम्मत करवाई है। फिर इसकी मरम्मत मेरे प्यारे बच्चे गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय ये झील का बांध जो है टूट गया, जिस झील को बनवाया था तुषास्प ने। तो फिर प्रांतीय शासक थे इनके पर्ण जो है पर्णदत्त पुत्र चक्रपालित, तो इन्होंने भी इसकी मरम्मत कराई है। कितने लोगों ने मरम्मत कराई मेरे प्यारे बच्चे? मरम्मत। ठीक है, तो मरम्मत एक तो चक्रपालित ने कराई है ना, ये भी याद रखेंगे, चक्रपालित ने मरम्मत कराई। दूसरा हम सबसे पहले ही देख चुके हैं, सुविशाख ने इसकी मरम्मत कराई है। सुविशाख ने, सुविशाख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से मेरे प्यारे बच्चे, है ना। ये इस तरीके की मैं चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इस क्वेश्चन से कितने प्रकार के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। वैसे इसका जो आंसर बी सही हो जाता, रुद्रदामन के आदेश पर जो है इसका जीर्णोद्धार कराया गया सुदर्शन झील का। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर। ठीक है, तो झांसी के पास किसका है? देवगढ़ का मंदिर है, और इलाहाबाद के पास है गढ़वा मंदिर। इसमें बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं, पूछ रहा है। द स्कल्पचर्स मेड इन द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द गढ़वा टेम्पल नियर इलाहाबाद आर इंपॉर्टेंट रेलिक्स ऑफ विच आर्ट मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला, मौर्य कला। बाकी नीचे के ऑप्शन सेम है तो उनको आप पढ़ सकते हो, यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है ना, सेम ही रहते हैं वो। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवगढ़ का मंदिर और गढ़वा मंदिर मेरे प्यारे बच्चे गुप्ता आर्ट से संबंधित है, यानी गुप्त कला से संबंधित है। गुप्त कला से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे झांसी का देवगढ़ मंदिर, और मेरे प्यारे बच्चे जो है गढ़वा मंदिर इलाहाबाद का, ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष है मेरे प्यारे बच्चे, गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और झांसी के पास जो देवगढ़ का मंदिर है, इसका नाम है दशावतार मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि दशावतार मंदिर कहां पर है, तो देवगढ़ में है या फिर झांसी में है, दोनों आ जाता है। इसका दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ प्यारे बच्चे लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास। तो गुप्त काल तो हम पहले बता ही चुके हैं, गुप्त काल के में ही हुआ, 6वीं शताब्दी के आसपास। इसका निर्माण प्यारे बच्चे नागर शैली में हुआ है। किस शैली में? नागर शैली में। मंदिर निर्माण की प्यारे बच्चे 3 शैलियां होती हैं। मंदिर निर्माण की अगर हम शैली की बात करें तो मंदिर निर्माण की होती है 3 शैली। एक होती है जो है नागर शैली, ठीक है, दूसरी होती है मेरे प्यारे बच्चे द्रविड़ शैली, और तीसरी होती है बेसर शैली। ठीक है, नागर शैली जो होती है ये आपको उत्तर भारत में दिखाई देगी, है ना, उत्तर भारत में आपको नागर शैली दिखाई देगी, जिसमें गोल मंडप नुमा जो है, गुंबद नुमा जो है आप शिखर दिखाई देता है। शिखर कैसा होता है? गुंबद नुमा शिखर होता है। और इसमें
जो है जो दरवाजे होते हैं वो कोई बहुत ज्यादा अलंकृत भी नहीं होते, साधारण होते हैं। लेकिन द्रविड़ शैली मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो शिखर होता है वो शिखर जो है वो बहुत ही चौचदार होता है, गुंबद नुमाना होके शिखर नुकीला होता है ना। तो एकदम ऐसे इस टाइप में होगा, ऐसे, है ना। ये आप देखोगे द्रविड़ शैली का कोई भी, और यहां जो है आपको गुंबद नुमा मिलेगा शिखर, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज द्रविड़ शैली की, जो इसके द्वार होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो इसका दरवाजा होता है वो बहुत ही अलंकृत मिलेगा, बहुत ही ज्यादा ऊंचा दिखाई देगा। तो ये भी एक विशिष्ट पहचान होती है, ये भी याद रखेंगे। और बेसर शैली जो होती है वो मिश्रित होती है द्रविड़ और नागर दोनों ही शैलियों की, और ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देगी। तो ये तीन शैलियां हैं। आपको कभी भी कोई पूछे कि जो है उत्तर भारत के मंदिर, तो जो है अधिकतर मंदिर नागर शैली में मिलेंगे, साउथ के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में मिलेंगे। अगर हम देखें ये प्यारा भारत, तो ये उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं ये सब आपको नागर शैली में मिलेंगे, चाहे मथुरा के मंदिर हो चाहे वो अन्य जगह के मंदिर हो। और जो साउथ के सारे मंदिर हैं प्यारे बच्चे, ये द्रविड़ शैली में मिलेंगे। और इनकी जो विशेषता मैंने बताई, एक तो इसका शीर्ष नुकीला शिखर, और गोपुरम, गोपुरम इसकी जो है, गोपुरम किसको कहते हैं, गोपुरम कहते हैं दरवाजे को, द्वार को, ठीक है। तो गोपुरम इसकी विशेषता है और शीर्ष इसकी विशेषता है। नागर शैली गुंबद नुमा होता है, और बीच में सारे जो हैं ये मिश्रित होते हैं, जिसको कहा जाता है बेसर शैली। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अब आपको कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओगे कि अगर उत्तर भारत के मंदिर पूछ रहा है तो नागर शैली पे होंगे, दक्षिण भारत के जैसे महाबलीपुरम का मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, ये जितने भी मंदिर हैं ये सब मेरे प्यारे बच्चे, कोणार्क का मंदिर, ये सब आपको दिखाई देंगे जो है द्रविड़ शैली पर बने हुए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे नागर शैली में दशावतार मंदिर भी बना हुआ है, और इसकी पंचभुजीय संरचना के कारण इसे पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। तो ये इतना फेमस क्यों है, क्यों यहां से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ये गुप्त काल का है, पहली चीज दशावतार मंदिर। दूसरी इसकी विशेषता है पंचायतन शैली का मंदिर है, इसलिए इसको पूछा जा रहा है। ये मंदिर प्यारे बच्चे मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है, परंतु आप जब इस दशावतार मंदिर की दीवारों को देखोगे तो आपको इस पे बहुत सारे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी दिखाई देंगी। और मंदिर के जब प्रवेश द्वार पे आप जाओगे, गोपुरम को देखोगे, तो दाईं ओर आपको यमुना और बाईं तरफ मेरे प्यारे बच्चे आपको गंगा देवी की मूर्तियां भी इस मंदिर में दिखती हैं, यानी गंगा और यमुना भी देवी की तरह जो है इस पे दिखाई देती हैं। वहीं गढ़वा मंदिर की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो गढ़वा मंदिर जो है ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित एक मंदिर परिसर है जो गुप्त काल से संबंधित है, और इस स्थल से गुप्त काल में बनी कई मूर्तियां मिली हैं जो 5वीं और 6ठी शताब्दी में। तो दोनों ही मंदिर, देवगढ़ का मंदिर और गढ़वा मंदिर, गुप्त काल से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपको पता चल गया क्या है, एक करेक्ट आंसर था, गुप्ता पीरियड से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के समय में मेरे प्यारे बच्चे पद थे जैसे आपका मुकद्दम और चौधरी। तो पूछ रहा है ये किसके लिए जो है प्रयोग होता था। ऑप्शन है राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, गांव के सरपंच, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था। रेवेन्यू ऑफिसर, विलेज अकाउंटेंट, सरपंच ऑफ द विलेज। तो क्या है इसका सही आंसर, सी होगा मेरे प्यारे बच्चे, गांव के सरपंच यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी सरपंच ऑफ द विलेज इज द राइट आंसर फॉर मुकद्दम और चौधरी ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी मुकद्दम और चौधरी का जो पद था वो गांव के सरपंच या मुखिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मेरे प्यारे बच्चे जो मुकद्दम या चौधरी थे ये राज्य और किसानों के बीच वंशानुगत ग्रामीण मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे, यानी जो एक स्टेट है, जो सल्तनत है, उसके बीच और किसानों के बीच ये एक मीडिएटर की भूमिका में रहते थे, और ये किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और स्टेट को दे देते थे जाके। तो ये राजस्व के राज्य कार्य में सहयोग करते थे आपस में किसान और राज्य के बीच में, जिससे ये लगान वसूल के अधिकारियों को देते थे, बेसिकली सरपंच, है ना।
इसके बदले में इन्हें कुछ सुविधाएं मिल जाती थी, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, और इनको कहा जाता था खुत या मुकद्दम या चौधरी। मेरे प्यारे बच्चे, आपने सुना होगा, है ना। जो अलाउद्दीन खिलजी बाद में इनको खत्म कर देता है, खुत मुकद्दम चौधरी को। तो इनके जो विशेषाधिकार हैं वो क्या क्या थे? जैसे ये अपनी भूमि से रियायती दर पे लगान देते थे, और किसानों से राजस्व के अतिरिक्त अपने लिए भी कर वसूल लेते थे। यानी जो कर वसूला उसमें से थोड़ा सा अपनी जेब में रख लिया, बाकी अधिकारियों को दे दिया। अब अधिकारी तो पूछने आएगा नहीं किसान से कि कितना मिला। तो इस तरीके से ये थोड़े साहूकार जमींदार टाइप हुआ करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, मेरे प्यारे बच्चे, राज्य में विद्रोह की समस्या का समाधान करने के लिए, इस वर्ग को कमजोर करने के लिए विभिन्न उपयोगों का सहारा लिया, इनकी जमीनें छीन ली। और आप पढ़ोगे आगे चल के कि खुत और मुकद्दम का जो पद होता था उसको किसने, सुल्तान ने जो है इनको शक्ति को कम किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? विच ऑफ दीज फेमस रूलर एस्टेब्लिश ए सब अर्बन सेटलमेंट ऑफ नागलपुरम नियर विजयनगर इन द नेम ऑफ हिज मदर? हरिहर, बुक्का, कृष्णदेव राय। आपको बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हैं कृष्णदेव राय, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कृष्णदेव राय ने, मेरे प्यारे बच्चे, जो है अपनी माता के नाम पर राजधानी विजयनगर के निकट नागालपुरम नाम का जो है एक नगर की स्थापना की थी। तो सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना है। और कृष्णदेव राय को आप जानते हो विजयनगर के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। ये किस वंश से संबंधित थे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव राय जो है तुलुव वंश से संबंधित थे मेरे प्यारे बच्चे। किस वंश से? तुलुव वंश से ये संबंधित थे। और इनकी एक तेलुगु ग्रंथ है आमुक्त माल्यदा, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। आमुक्त माल्यदा नाम के इस ग्रंथ में इन्होंने राजनीतिक और प्रशासकीय नीतियों की जो है विवेचना की है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे बनता है कि किस कवि जो है शासक के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था? तो वो भी मेरे प्यारे बच्चे कृष्णदेव राय के ही दरबार में हुआ करते थे, 8 महान विद्वान कवि। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कृष्णदेव राय के बारे में कि आंध्र भोज किसको कहा जाता था? तो आंध्र भोज मेरे प्यारे बच्चे इन्हीं को कहा जाता था, कृष्णदेव राय को। ये बात भी आप याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के समय पे आया था? तो डोमिंगियो पायस और डुआर्ट बारबोसा, ये दो जो है पुर्तगाली यात्री थे, डोमिंगियो पायस और डुआर्ट बारबोसा। इन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। आउट क्वेश्चन है मेरे लाल लालियों, कई बार पूछा गया है कि बाबर की आत्मकथा में किस शासक का वर्णन मिलता है? तो आप देखेंगे कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया, यानी कृष्णदेव राय का जिक्र मिलता है बाबर की आत्मकथा में। बाबर की आत्मकथा क्या थी? तुजुके बाबरी। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। जीवन आसान है मेरे लाल लालियों क्रैकनाउ पे आपका। कितने सारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं ताकि मेरे लाल लालियों का क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तकबादे अकबरी समटाइम कंसीडर मोर रिलायबल देन अबुल फजल्स अकबरनामा। हु वॉज इट रिटन बाई मेरे प्यारे बच्चे? निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम, अब्दुल हामिद लाहौरी। अगर आप लोग लगातार क्रैकनाउ पे जुड़े हुए हो और टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो तो ये सारे क्वेश्चंस वहां आपको देखने मिले होंगे, क्योंकि टेलीग्राम पे हम हर रोज 20 क्वेश्चन मिडवल हिस्ट्री के डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां ये क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। तबकाते अकबरी मेरे प्यारे बच्चे किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 7। इसका सही आंसर क्या है? निजामुद्दीन अहमद मेरे प्यारे बच्चे। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी लिखा, और इसको माना जाता है कि भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से ये अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय है, तबकाते अकबरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये रचना जो है मोस्टली 9 भागों में विभाजित है, ये ध्यान रखना है। और इस रचना में मेरे प्यारे बच्चे अन्य बातों के अलावा दक्कन, मालवा, गुजरात, बंगाल, जैनपुर, कश्मीर, सिंध और मुल्तान का
विशद वर्णन मिलता है। इसकी रचना फारसी भाषा में की गई है और मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। तो निजामुद्दीन अहमद ने मेरे प्यारे बच्चे इसकी रचना की तबकाते अकबरी की। ठीक है, ये बहुत विश्वसनीय मानी जाती है और इतनी विश्वसनीय है कि इसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो उस समय का पुस्तक थी, जो आपकी अकबरनामा से भी ज्यादा वैल्यूएबल इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया, ऐसा कौन सा जो है मेरे प्यारे बच्चे बैटल है? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप बता दो कि कौन सा इनमें से ऑप्शन है जहां पे जो युद्ध इन लोगों के बीच में नहीं हुआ जो लिखे हुए हैं, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध कह रहा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कह रहा टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। बहुत इजीएस्ट और गोलू जैसा क्वेश्चन है ये। टीपू सुल्तान मेरे प्यारे बच्चे कहां से पहुंच गया? पानीपत के वॉर में, है ना। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत दिया हुआ है, नहीं पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था। जहां पे नहीं पूछे ना उसको ऐसे गोला कर लिया करो कि ओहो फंसाने के लिए घूम रहा है ना। दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए मेरे लाल लालियों की कि नोट पूछ रहा, नोट पूछ रहा, नोट। तो जो है टीपू सुल्तान का कोई लेना देना नहीं था बैटल ऑफ पानीपत से। श्रीरंगपत्तनम कहता, मैसूर कहता, मद्रास कहता, समझ में आता है ना। का जो है बात कर रहा है पानीपत। बी यहाँ पे बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, बिल्कुल सही बात है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच में 1556 में। ठीक है, तो 1526 के बाद 1556 में, और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अब तीनों मिलान सही हैं, बी वहां पे गलत दिया हुआ था। इजी था क्वेश्चन, गोलू क्वेश्चन था, गोलू गोलू क्वेश्चन कहता हूं मैं ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इन द लेट 19th सेंचुरी हेल्प इन इनकल्केटिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना। तो राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, या फिर भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, या फिर ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों में आग्रह करके। क्या पूछ रहा है मेरे लाल लालियों? ये पूछ रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में जो इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। तो इसमें ऐसे कई सारी चीजें हैं, जैसे इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन किया, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर, ये बात ठीक है बिल्कुल, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। तो संघर्ष की बात उस लेवल पे भले ही नहीं की गई मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आप देखोगे कि राष्ट्र की जो है भावना पैदा की, और इन्होंने बताया कि कैसे हम जो है पहले गौरवशाली इतिहास में थे और अंग्रेजों द्वारा किस तरीके से हमें किस दयनीय स्थिति में पहुंचाया गया है। तो इसका सही आंसर डी होगा यहाँ पे, कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसी बातें हैं जो उस समय की गई थी। ठीक है, तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेज भारतीयों को आदिम पिछड़ा के रूप में प्रचारित करते थे, जो कि हम नहीं थे। हम आदिम थोड़ा ही थे, हमारी मगध साम्राज्य जैसी परंपरा रही, हमारे यहाँ पाटलिपुत्र जैसी राजधानी रही, तो आदिम पिछड़ा हम नहीं थे जो स्वयं पर शासन करने में अक्षम थे, ऐसा कभी नहीं था। इसके जवाब में जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने भारत की महान उपलब्धियों का प्रकटीकरण इतिहास की पुनर्व्याख्या करके की। उन्होंने साथ ही साथ 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से भारतीय ये महसूस करने लगे कि राष्ट्र में गर्व की भावना पैदा करने के लिए भारतीय इतिहास को अलग तरह से व्याख्यायित किया जाना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, प्राचीन काल का जो गौरवशाली इतिहास था उसके बारे में लिखना शुरू किया, और जो है विज्ञान, धर्म, संस्कृति, शिल्प और व्यापार आदि फले फूले, ऐसी बात उन्होंने बताई कि प्राचीन समय में हम कितने ज्यादा
महान हुआ करते थे, संस्कृति कितनी महान थी। तो ये एक से ज्यादा अधिक यहाँ पे चीजें सही हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे लाल लालियों के दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए जब पूछे इज नॉट करेक्ट, और उसको गोला कर लो, क्योंकि कई बार हम आदी हो गए होते हैं सही बताने के और क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है तो गलती हो जाती है मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन है चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। ये तो सही है भाई, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये कह रहा है। पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बीएचयू में दिया था, ये भी बात ठीक है। ये कह रहा है वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, कह रहा है वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो ये बात कैसे होगी, 21 में कैसे हो सकता है, क्योंकि 21 में तो असहयोग आंदोलन जो है मेरे प्यारे बच्चे समाप्त करने शुरू हुआ था, समाप्त करने की बात तो 22 में गई है। तो सी यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है कि सी सही नहीं है, और आंसर सी ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है गलत कौन सा है ना। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी जो है सही है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में एक भयानक घटना घट गई। इस चौरी चौरा कांड के जो चर्चित जगह है मेरे प्यारे बच्चे, अब इस चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोधित भीड़ ने क्या किया, पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया। इस घटना से गांधी जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि भाई अब आंदोलन को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन जो है अब हिंसक हो गया है। और 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुआ कांग्रेस की बैठक में जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय कर लिया गया। इस प्रकार कथन ये तो सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, बी कथन भी ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। जबकि 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, ना कि 21 में। तो इसलिए सी कथन जो है गलत हो जाएगा। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की सजा दी थी। कब दी थी? न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने 1922 को 10 मार्च इनको गिरफ्तार किया गया और इनको कहा कि ये असंतोष फैला रहा है, ये बुढ़ा, इसको जो है उठा के बंद कर दो। तो ये सी यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आंसर बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि गलत पूछ रहा था। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट में अगले 10 करेंगे और 10-10 करके ही चलेंगे, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और क्वेश्चन अब सीधे आने वाली परंपरा हो चुकी है खत्म। एक्सप्लेनेशन को डीप में पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपका नैतिक कर्तव्य और धर्म बनता है कि आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी आपके साथ ग्रो करें और हम भी आपके साथ आगे बढ़ें। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और एग्जाम तो हम निकाल के मानेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है प्यारे बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।